हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। तो हमारी क्लास 12 की फ़िज़िक्स चल रही थी और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, पार्ट नंबर 1 उसका चल रहा था जिसका नाम था विद्युत आवेश और कूलाम का नियम। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, पिछला जो लेक्चर था, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने कर चुके थे हम लोग आवेश के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आवेश क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। और मूल कणों पर जो आवेश होता है ये भी हम लोगों ने जान लिया था, मूल कणों पर कितना आवेश होता है। और बाकी आवेश का मात्रक और विमा, ये सब चीज़ें भी हमने जान ली थी, ये भी हम लोग इस बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हमें जो पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन, QUANTISATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हम लोगों को आज पढ़ना है। साथ ही साथ आज हमें पढ़ना है कूलाम का नियम। दोनों ही टॉपिक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमारे न्यूमेरिकल्स जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसे समझाता हूँ आवेश का क्वांटीकरण क्या है। इसका मीनिंग है कि किसी भी वस्तु या कण पर आवेश की मात्रा, यानी कि परिमाण आवेश की जो मात्रा है, आवेश की मात्रा सदैव ही मूल आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश सदैव ही मूल आवेश के बराबर अथवा उसकी सरल गुणज होती है, सरल गुणज होती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश पाया जाएगा, उस आवेश की जो मात्रा होगी वो या तो मूल आवेश, और मूल आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, या तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के ठीक बराबर होगा या उसका सरल गुणज होगा। अर्थात या तो वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, या 2 गुना होगा, या 3 गुना होगा, या 4 गुना होगा, या 5 गुना होगा, 6 गुना होगा, 7 गुना होगा, 8 गुना होगा। ठीक है, तो वस्तु पर या कण पर जो भी आवेश की मात्रा उत्पन्न होती है, जो भी आवेश होता है, वह सदैव ही मूल आवेश का या तो बराबर होगा, मूल आवेश के बराबर होगा, या फिर क्या होगा, उसका सरल गुणज होगा। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। इसका मीनिंग ये है कि माना कि किसी वस्तु पर Q आवेश है। ठीक है, किसी वस्तु पर Q आवेश है, तो ये जो Q आवेश होगा या तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के ठीक बराबर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के ठीक बराबर होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 6 गुना होगा। यानी कि यहाँ पे n का मान क्या होगा, n का मान होगा एक पूर्णांक होगा यहाँ पे। यानी कि n का मान होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, या उसका 2 गुना, या फिर 3 गुना, या फिर 4 गुना, या फिर 5 गुना, या फिर 6 गुना होगा। तो इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, कि किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की मात्रा
सदैव ही मूल आवेश के बराबर या उसकी पूर्ण गुणज सरल गुणज होती है। अब ऐसा हुआ क्यों है, ये क्यों है? इसका कारण है कि भाई पिछली हेडिंग में हमने क्या समझा था कि आवेश की जो उत्पत्ति है, आवेश की उत्पत्ति किसके कारण हुई थी, ये बता मुझे। आवेश की उत्पत्ति किसके कारण हुई थी? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आवेश की जो उत्पत्ति होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। अब मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होगा तो क्या होगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो जाएंगे, या तीन जाएंगे, या चार जाएंगे, या पाँच जाएंगे, छः जाएंगे। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, या 2.5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो क्या जाएंगे? फुल नंबर में तो जाएंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3। और चूंकि आवेश जो उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण हुआ है? स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण हुआ। और स्थानांतरण किसका हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए आवेश भी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के सरल गुणज में ही उत्पन्न होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तो इसको हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो अगर मान लिया किसी वस्तु से 500 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किसी वस्तु से 500 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, किसी वस्तु से मान लिया 500 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या होगा? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी जो होगी उससे क्या उत्पन्न होता है? धनावेश। क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश। अब भाई चूंकि 500 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो जो आवेश उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा? 500 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही तो होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवेश जो उत्पन्न होगा Q = Ne के हिसाब से। यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा? 500, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने इलेक्ट्रॉनों के आवेश, उतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश उत्पन्न होगा। तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 500, और E का मान क्या हो जाएगा? 1.6। मूल आवेश हम जानते हैं इतना ही होता, 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये जो 2 जीरो हैं इन्हें आप प्लस की जीरो मानिए, और ये पावर है माइनस की। तो प्लस की 2 और माइनस की 19, तो कितना आ गया? माइनस के 17। ठीक है, प्लस की 2 पावर हो गई, और माइनस की 19, तो माइनस की 17 बचेंगी, और 16 पंजे 80, और एक पॉइंट है। तो वस्तु पर जो उत्पन्न आवेश होगा वो इतने कूलाम का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये है आवेश का क्वांटीकरण। इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम इसे देख लेंगे। ठीक है, तो ये था आवेश का क्वांटीकरण। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हम टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे COLOUMB, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कूलाम का नियम जो दिया था वो किसने दिया था। कूलाम का नियम दिया था एक फ्रांसीसी इंजीनियर है, फ्रांसीसी इंजीनियर है जिसका नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। तो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम ने ये नियम प्रस्तुत किया, और इस कूलाम, ये जो इंजीनियर है, इस कूलाम इंजीनियर की हम कह सकते हैं प्रशंसा में, ऐसे सम्मान देने के लिए ही आवेश का जो मात्रक है, एसआई मात्रक, आवेश का आवेश एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। तो 1908 ईस्वी में इस वैज्ञानिक को, इस इंजीनियर को सम्मान देने के लिए ही एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक रखा गया कूलाम। तो कूलाम कौन है? कूलाम है फ्रांसीसी इंजीनियर है। ठीक है, एक फ्रांसीसी इंजीनियर है जिसने कि आवेशों से संबंधित, आवेशों के बीच में लगने वाले बल से संबंधित ये नियम प्रस्तुत किया।
तो चलिए नियम की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नियम है किस संबंध में। देखो, नियम को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि नियम दिया किस चीज़ के बारे में जा रहा है। तो ये जो नियम दिया जा रहा है, नियम दिया जा रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल। और कैसा बल? विद्युत बल। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, और बल हमने जाना था अगर दो सजातीय आवेश होंगे यानी पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो ये तो हम जानते हैं कैसा बल उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण का। ठीक है। दो नेगेटिव नेगेटिव आवेश होंगे तो भी बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण का। और अगर दो पॉजिटिव एक नेगेटिव आवेश होगा तो कैसा बल होगा? आकर्षण का। तो प्रकृति तो बलों की हम जानते ही हैं, प्रकृति हम जानते हैं। अब बात यह है कि बल कितना लग रहा है, यानी कि बल जो लग रहा है उस बल का परिमाण क्या है, उस बल की वैल्यू क्या है, उस बल का परिमाण कितना है। तो उस बल का मान बताने के लिए, उस बल का परिमाण बताने के लिए कूलाम ने अपना नियम प्रस्तुत किया। तो समझ गए हैं कि कूलाम का नियम किस लिए दिया गया है, किस संबंध में है। तो कूलाम का नियम है इस संबंध में कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उस बल का परिमाण क्या है, उस बल की वैल्यू कितनी है। परिमाण को ज्ञात करने के लिए, वैल्यू बताने के लिए कूलाम ने नियम प्रस्तुत किया। ठीक है। तो ये जो नियम है, ये नियम दिया कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण को, यानी वैद्युत बल की जो वैल्यू है, उसका मान है, उस मान को व्यक्त करने के लिए कि भाई कितना बल लग रहा है, उसे बताने के लिए कूलाम ने नियम प्रस्तुत किया। तो क्या है नियम? सबसे पहले देखते हैं नियम है क्या। तो नियम बड़ा ही सरल है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि सपोज कीजिए कि भाई हमारे पास एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, ये दो बिंदु आवेश है। ये वाला जो पहला जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश का परिमाण है Q1 और इस बिंदु आवेश का परिमाण है Q2। ठीक है। और इन दोनों बिंदु आवेशों की जो डिस्टेंस है, के बीच की जो दूरी है, वह बीच की दूरी है, सपोज कीजिए स्मॉल r। कितनी दूरी है दोनों के बीच की दूरी? स्मॉल r। तो कूलाम ये कह रहा है कि भाई इन दोनों जो बिंदु आवेश हैं, इन दोनों बिंदु आवेशों के जो बीच में बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के बीच में बल लगेगा। पहली बात तो क्लियर है, बल तो लगेगा, दोनों आवेश है। तो इन बिंदु आवेशों के जो बीच में बल लगेगा, वह बल दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज़ क्या है कि लगने वाला जो बल होगा वह बल अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों, इसे पढ़ेंगे, लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों, परिमाण का मतलब वैल्यू, कितना मान है इनका, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र हुआ है? नियम ये नहीं कह रहा कि ये जो बल है इसके अनुक्रमानुपाती होगा या ये बल इसके अनुक्रमानुपाती होगा, पहले आवेश के मान के या दूसरे आवेश के मान के, नहीं। नियम कह रहा है कि बल जो अनुक्रमानुपाती होगा वो दोनों जो आवेश हैं उन दोनों आवेशों का गुणनफल करो, उनके अनुक्रमानुपाती होगा। तो क्या लगने वाला बल पहले वाले आवेश के मान के अनुक्रमानुपाती है? नहीं। क्या लगने वाला बल दूसरे वाले आवेश के मान के अनुक्रमानुपाती है? नहीं। लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि दोनों जो आवेश हैं इनके जो मान हैं उनका गुणनफल करना है हमें,
और फिर उस गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा बल। दूसरी बात कूलाम ने बताई कि लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, इनके बीच की दूरी कितनी थी r, तो दूरी का वर्ग करना है तो r का स्क्वायर क्या हो गया r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/। ठीक है, तो ये दो बातें कूलाम ने बताई अपने नियम में कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वह वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। ठीक है, इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूँ कि एक आवेश के अनुक्रमानुपाती नहीं है, दूसरे के नहीं है, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस नियम को हम कहते हैं कूलाम का नियम। यदि हम दोनों बातों को संयुक्त करें, जो पहली बात यहाँ बताई गई, पहली ये बात बताई और दूसरी ये बात बताई, तो यदि हम दोनों बातों को संयुक्त करते हैं तो किस तरह से नियम बन जाता है? फिर नियम बनता है कि F यानी बल प्रोपोर्शनल टू आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 बटे बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के बाद हम यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं K। ठीक है, यहाँ हमने कांस्टेंट लगाया जिसको हम बोलते हैं K। ये जो कांस्टेंट K है, ये जो कांस्टेंट K है, इस कांस्टेंट K की जो वैल्यू है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, इस कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9। और इस कांस्टेंट K का जो मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो K की जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, F इज इक्वल टू, या तो हम लिखेंगे वैल्यू लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 और यहाँ क्या था Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक तो ये हो गया, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है कि हम K का जो फॉर्मूला है उसे ओपन करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया कूलाम का नियम के अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इतना होता है। देखिए, ये जो पूरा नियम हमने बताया है, इस नियम को बताते समय हमने ये माना है कि जो दोनों बिंदु आवेश थे, पहला जो बिंदु आवेश था Q1 और दूसरा जो बिंदु आवेश था Q2, और इनके बीच में क्या है? इनके बीच में निर्वात है, निर्वात, इनके बीच में निर्वात है, वैक्यूम है, वैक्यूम, यानी कि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। निर्वात का मतलब क्या होता है कि जहां वायु भी ना हो। ठीक है, स्पेस हम उसे कह सकते हैं, फ्री स्पेस कह सकते हैं, कि जहां पर वायु भी नहीं होती है उसको हम बोलते हैं निर्वात। भाई नी का मतलब नहीं और वात का मतलब वायु, यानी जहां वायु भी नहीं है। तो अगर दो आवेश ऐसी जगह पर रखे हुए हैं, ऐसे स्थान पे हैं कि उनके बीच वायु भी नहीं है, निर्वात है, यानी उनके बीच वायु भी नहीं है, तब उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो इतना होगा। इतनी बात समझ में आई। अब हमें दूसरी बात जो जाननी है वो ये जाननी है कि जो 4 पाई 1/K की जो हमने वैल्यू पुट करी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं निर्वात या वायु, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, की वैद्युतशीलता क्या बोलते हैं इसे? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। अब इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अब हम एक यहाँ कंडीशन रखते हैं कि ये जो बल हमने निकाला था, ये जो बल हमारा था, ये बल तो उस समय आया था कि जबकि दोनों आवेशों के बीच निर्वात है। सपोज कीजिए कि यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम बना हो, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम है, कोई पदार्थिक माध्यम भरा हुआ है, कोई माध्यम जैसे कि मान लिया कांच है, जैसे मान सकते हैं तेल भरा हुआ है, जैसे मान सकते हैं कागज है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम है, माध्यम हो। अब सपोज कीजिए कि अब वही दो आवेश हैं,
एक Q1 है और एक Q2 है। और अब इन डिस्टेंस वही है जितनी पहले थी। पहले कितनी डिस्टेंस थी R, अब भी उतनी है, मान भी वही है। लेकिन अब इनके बीच में आ चुका है एक माध्यम, ठीक है। अब इनके बीच आ चुका है एक माध्यम, मान लिया कि हमने इनके बीच जो माध्यम है वो आ चुका है कागज। क्या गया है? कागज इनके बीच में आ गया है। तो मुझे बताइए कि क्या अब भी दोनों आवेशों के बीच में उतना ही बल लगेगा जितना पहले लगा था? नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई चीज आ गई ना, तो दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो पहले की तुलना में क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ अब बल जो पहले था वो नहीं होगा, बल पहले की तुलना में क्या होगा? कम होगा। और फॉर्मूला भी नया चेंज हो जाएगा। तो अब जो फॉर्मूला होगा, अब फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले क्या चीज़ थी? पहले क्या था? जब निर्वात थी तो निर्वात की स्थिति में क्या फॉर्मूला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। क्या चीज़ थी? एप्सिलॉन नॉट। और अब जबकि कोई माध्यम आ गया है तो अब क्या फॉर्मूला है? एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जिस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट को हमने बोला था निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, इसी प्रकार से हम एप्सिलॉन, सॉरी ये गलत बन गया, ये क्या है? एप्सिलॉन है ना। एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन क्या है? तो आप खुद ही बता सकते हैं एप्सिलॉन क्या है। ये तो थी निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, इसे क्या बोलेंगे? माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, इसे हम बोलेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता। तो ये था कूलाम के नियम के अनुसार फॉर्मूला बलों का। कूलाम के नियम अनुसार बल का मान कितना होगा? तो बल का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ एग्जाम के लिए हमारे लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, पेपर में पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? इसकी डायमेंशंस विमाएँ पूछ ली जाती हैं, तो उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है।